हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग कोठारी कमीशन के बाद की जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। कोठारी कमीशन के बाद जो एक महत्वपूर्ण हमारा शैक्षिक दस्तावेज है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अर्थात MPE 1968। चूंकि कोठारी कमीशन में हम लोगों ने एक रिकमेंडेशंस देखी थी कि कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि भारत को शिक्षा के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए। तो आयोग की उस सिफारिश को ध्यान में रख करके सरकार ने तुरंत एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बनाई। तो आज का हमारा टॉपिक है MPE 1968 या हम उसको यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में MPE कहा जाता है। तो MPE के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कि ये क्या है, स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्ण शिक्षा नीति है। पहली चीज ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कंप्लीट एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इस नीति में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। तो चूंकि ये कमीशन, ये जो पॉलिसी आई वो कोठारी कमीशन के तुरंत बाद फ्रेम हुई। 1966 में जून 1966 में आयोग की जो है वो आयोग का सिफारिश आता है और उसके 2 वर्ष बाद ही ये नीति आ जाती है। तो इस नीति में जो बातें निकल करके आई वो कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन से इन्फ्लुएंस्ड थी। तो इसलिए इस शिक्षा नीति के बारे में कोई महत्वपूर्ण जो एक घटनाक्रम है वो नहीं आ पाता, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें चीजें नहीं हैं, इसमें भी चीजें थी बहुत सारी, लेकिन वो वही सारी चीजें इस समिति में रखी गई जो कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिशों में दी थी। तो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि कोठारी कमीशन का ही एक नया फ्लेवर निकल करके आया था। कुछ बातें हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं होगी, नहीं है। वो उसका कारण ये है क्योंकि कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है। तो इस समिति में सरकार ने उन्हीं बातों को पिकअप किया, उन्हीं बातों को अडॉप्ट किया जो बातें कोठारी कमीशन ने बताई थी। हाँ, कुछ बदलाव थे कोठारी कमीशन और MPE में। तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति है उस प्रथम शिक्षा नीति में किस आयोग का सर्वाधिक प्रभाव है या किस आयोग का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है, तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, नेशनल एजुकेशन कमीशन का। दूसरा प्रश्न कि MPE 1986 किसकी सिफारिश पर आई थी, तो MPE 1986 नेशनल एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आई थी। अब इसकी हम मुख्य सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। मुख्य सिफारिशों के बारे में बात करते हैं तो पहली जो इनकी सिफारिश थी वो थी
अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जो हमारा आर्टिकल 45 कहता है। तो जो कंपलसरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात होती है, जो 2009 के जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक जो अधिकारों के अंतर्गत या मूल कर्तव्यों मूल अधिकारों में शामिल हुआ अनुच्छेद 21A में, तो वो बात यहाँ पर लागू की गई। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के बारे में। प्रश्न ये आता है कि भारत में ये जो फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का जो संप्रत्यय है, वो सर्वप्रथम किसने इसकी वकालत की थी या सिफारिश की थी? तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसकी बात हुई थी, लेकिन जो सर्वप्रथम है, वो सर्वप्रथम जो प्रयास था वो गोखले बिल ने किया। सर्वप्रथम जो प्रयास था वो गोखले बिल द्वारा किया गया था। और गोखले बिल कब था? 1911। इस बात का ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ, ठीक है। तो कोठारी कमीशन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चीज को कंसीडर कर लिया गया। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा जो सूत्र था उसमें परिवर्तन किया गया। यानी दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, त्रिभाषा सूत्र में संशोधन। अब ये संशोधन क्या था? ये यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। संशोधन उन्होंने किया दो तरीके से, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र पहला, और दूसरा उन्होंने गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की बात की। अब हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर हम हिंदी भाषी की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर वैसे जो त्रिभाषा जो हमारा सूत्र था, वो जो मूल सूत्र था वो क्या था? मूल सूत्र था क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय या विदेशी भाषा। ये हमारा मौलिक सूत्र था। अब इन्होंने इसमें क्या बदलेगा? उन्होंने कहा कि इसमें जो है क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा का मतलब मातृभाषा, तो अंग्रेजी भाषा, और तीसरी भाषा को उन्होंने कहा दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान दिया जाए, ताकि जो हम नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, यानी उत्तर भारत के लोग जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर हिंदी शिक्षा में नहीं हो, बल्कि क्षेत्रीय भाषा तो है ही है, वहां पर एक दक्षिण भारतीय भाषा जो है वो पढ़ाई जाए। और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर क्षेत्रीय भाषा हो, हिंदी भाषा हो और अंग्रेजी। ये इनका संशोधन था। तो यहां से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है कि जो हमारा त्रिभाषा या ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था, उस ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले में संशोधन कब किया गया? तो ट्राई लैंग्वेज जो फॉर्मूला था उसमें संशोधन 1968 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें किया गया। और वो चेंजमेंट्स क्या थे? वो चेंजमेंट्स वो जो रीजनल, नेशनल और फॉरेन लैंग्वेज के आधार पर वो हिंदी क्षेत्र और गैर हिंदी क्षेत्र में किया गया, जो आपके सामने दिखा है। चलिए, अब एक तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके एमपी 1986 में निकल करके आता है, वो है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में।
प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है 15 से 35 वर्ष की शिक्षा। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो एडल्ट एजुकेशन की एज रेंज क्या होती है, या एडल्ट एजुकेशन के अंतर्गत किस एज से किस एज तक के लोगों को कंसीडर किया जाता है। तो वो उम्र है 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के व्यक्तियों को, दोनों को, महिला एवं पुरुषों को वैक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत पूरे वर्ल्ड लेवल में इसको तो हम प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। जब हम उसको इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में हमको कोई चीज समझनी होती है तो हम उसको एडल्ट एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन इंडिया में एडल्ट एजुकेशन का जो रूप है वो दूसरा रूप भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसको इसी तरीके से आप समझें जैसे कि विकलांग और दिव्यांग, अभी पूरे वर्ल्ड में हैंडीकैप्ड वर्ड ही इस्तेमाल होता है, यानी जो ग्लोबल वर्ड है वो है विकलांग यानी हैंडीकैप्ड, लेकिन भारत में उसके लिए क्या एक शब्द 2015 से प्रचलन में आया, दिव्यांग। तो ठीक इसी तरीके से जो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है 15 to 35 एज का एज ग्रुप की एजुकेशन का, वो है एडल्ट एजुकेशन, लेकिन भारत में इसको कहा जाता है सामाजिक शिक्षा। भारत में इस शिक्षा का जो नाम है वो है सामाजिक शिक्षा यानी सोशल एजुकेशन। और यहां से प्रश्न भी पूछा गया कि ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा को और किस नाम से जाना जाता है या और किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और ये नामकरण किसने किया? अबुल कलाम आजाद द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया गया सर्वप्रथम। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा गया कि प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के नाम से किसने संबोधित किया सर्वप्रथम? तो वो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जब भी प्रौढ़ शिक्षा की बात आए तो हमें NPE 68 को ध्यान में रखना है। जब भी प्रौढ़ शिक्षा की बात आए तो 15 से 35 वर्ष के महिला एवं पुरुषों की शिक्षा की बात ध्यान में आए। जब भी प्रौढ़ शिक्षा की बात आए तो हमें सामाजिक शिक्षा याद आए, और जब भी हमें सामाजिक शिक्षा याद आए तो हमें डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी याद आए, क्योंकि यहाँ से ये हर एक बिंदु से प्रश्न जो अतीत की परीक्षाएं हैं वहां पर पूछे गए हैं प्रश्न इससे संबंधित। और एक बात अभी दिव्यांग को लेकर के आई तो ये भी ध्यान रखिए कि जो दिव्यांग शब्द है वो 2015 में से प्रचलन में आया, और उसके बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो वो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो जैसे अबुल कलाम आजाद ने प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा कहा, तो मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग कहा। ये दो फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें, चाहे वो कार्य अनुभव की बात करें, चाहे वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे वो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करें, चाहे वो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे वो GDP के 6% की बात करें, तो बाकी जितनी भी सिफारिशें आपने पढ़ी कोठारी कमीशन ने, उन सारी सिफारिशों को यहाँ पर जो है यानी उनके सेंटेंस बदल करके उनको नए फ्लेवर में, तो वही प्रोडक्ट पुराना पैकिंग नहीं करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में रखा गया। बस तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है वो कोठारी कमीशन का ही रिफॉर्म फॉर्म है, या उसी की एक नई पैकिंग है। इसलिए हमको इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य इससे प्राप्त नहीं होते हैं भारत के शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में, क्योंकि
भारत में जो भी शैक्षिक सुधार इस पॉलिसी ने सुझाए वो ऑलरेडी कोठारी कमीशन ने पहले ही रिकमेंड कर दिए थे। इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में इसका जो योगदान है राष्ट्रीय भारत की प्रथम शिक्षा नीति का वो बहुत ही अल्प रहा, बहुत सीमित रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसने जो बताया वो कुछ महीनों पहले कोठारी कमीशन ने ऑलरेडी बता रखा था, तो इनके पास बहुत कुछ नया बताने के लिए या लागू करने के लिए बचा नहीं था कुछ तत्काल परिस्थितियों। तो ये थी हमारी भारत की पहली जो है वो शिक्षा नीति। हाँ, बस इसमें 2-3 बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही है कि पहली प्राथमिक एवं जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात निकल करके आई, त्रिभाषा जो है फार्मूले में संशोधन की बात निकल करके आई, प्रौढ़ शिक्षा की बात निकल करके आई। बाकी लगभग वही बिंदु हैं जो कोठारी कमीशन में थे। अब इसके बाद एक और समिति के बारे में चर्चा करते हैं, जी पार्थ सारथी समिति। अगले हमारा टॉपिक है जी पार्थ सारथी समिति 1976। 1976। अब जी पार्थ सारथी समिति जो है वो भारत में डिस्टेंस एजुकेशन का जो है वो सूत्रधार है। भारत में जो मुक्त शिक्षा की बात निकल करके आती है वो जी पार्थ सारथी समिति से। वैसे तो भारत में मुक्त शिक्षा का पायलट प्रोजेक्ट 1961-62 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी लेवल पर स्टार्ट हो गया था, लेकिन भारत में जो ओपन यूनिवर्सिटी या जिसे हम मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं उसकी जब अवधारणा की बात, उसकी स्थापना की बात की आती है तो जी पार्थ सारथी समिति का नाम उसमें जो है पहले आता है। दूसरा, भारत में जो दूरस्थ शिक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कहते हैं या दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करती थी, ये 2 चीजों का जो सूत्रधार है वो हमारा जी पार्थ सारथी समिति का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो समिति का जो कोर क्षेत्र था यानी मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ के संदर्भ में सुझाव देना है। तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इनके सुझाव क्या थे? मुख्य सुझाव था कि भारत में ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए। पहली चीज, भारत में ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। ठीक है, पहला सुझाव तो ये था कि दूसरा, भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए। ओपन एजुकेशन के लिए, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक ऑटोनोमस एजेंसी इस्टेब्लिश की जाए। बस ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहां पर जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर भारत में दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्था या एक स्वायत्त एजेंसी के बारे में बात की जाए जो बाद में इग्नू अधिनियम के द्वारा साकार हुई
डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल या दूरस्थ शिक्षा परिषद के रूप में, तो उसकी जो अवधारणा है और भारत में जो मुक्त विश्वविद्यालयों की अवधारणा है, 1976 में जब समिति ने सुझाव दिया तो आप जानते हैं कि फिर 1981 में भारत में आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की जाती है। तो इस समिति के सुझाव पर ही भारत का पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत की जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो वो किस समिति की रिकमेंडेशंस पर है, या आपसे कहा जाए कि भारत में जो ओपन यूनिवर्सिटीज, आज बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इग्नू है, राष्ट्रीय टंडन है, लगभग हर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डीम्ड लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर। तो ये जो भारत में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, डिस्टेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, तो इसकी जो मूल अवधारणा है वो जी पार्थसारथी समिति से निकल करके आती है। तो दो बातें बस आपको ध्यान में रखना है कि इस समिति का जो संबंध है वो है दूरस्थ शिक्षा या मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन करने से, और इसकी दो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस क्या है कि भारत में मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाएं और भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थापन के लिए एक स्वायत्त संस्था या एक स्वायत्त एजेंसी का निर्माण किया जाए, जो आगे चल करके दूरस्थ शिक्षा परिषद के रूप में साकार हुई। तो इस समिति में इतनी ही दो बातें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। फिर इसके बाद आते हैं एक और महत्वपूर्ण समिति के बारे में, जिसे हम कहते हैं ईश्वर भाई पटेल समिति। अगली समिति है हमारी ईश्वर भाई पटेल समिति 1977। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं रिव्यू कमेटी ऑफ 10-year स्कूलिंग करिकुलम। कहने का तात्पर्य प्रथम 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम की पुनर्गठन समिति। तो अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस समिति का काम क्या था। कि अगर हम इसको रिव्यू कमेटी ऑफ अर्ली 10 years स्कूलिंग करिकुलम कमेटी कहते हैं, तो इसका जो काम था वो चूंकि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा जो स्ट्रक्चर था कोठारी कमीशन ने वो लागू कर दिया था, जो यानी कि जिसमें 10+2+3 लागू था कोठारी कमीशन। तो उसमें से ये जो पहला फेज था उसका, जो प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा थी, तो उसके पाठ्यक्रम का पुनर्गठन या उसका जो है उसमें सुधार है, जो सुझाव करना था, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अब ये जो समिति बनी, पहली चीज महत्वपूर्ण, ये समिति बनी SCERT की सिफारिश द्वारा। तो पूछा जाए कि ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन किसके द्वारा किया गया या किसकी सिफारिश पर किया गया, तो सिफारिश पर, चूंकि भारत में कोठारी कमीशन ने कहा था कि पूरे भारत में जो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो पूरे भारतवर्ष में विद्यालय शिक्षा का क्या करेगी, जो है वो नियंत्रण और जो है नियोजन करेगी।
तो उसी परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी ने एक समिति गठित की ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसी कारण हम इसको ईश्वर भाई पटेल समिति कहते हैं। और इस समिति को जो उत्तरदायित्व दिया एनसीईआरटी ने, वो कहा कि जो हमारा 10+2+3 नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर है, उसमें से पहली 10 ईयर का जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वो प्रथम 10 ईयर की स्कूलिंग एजुकेशन का जरा आपके करिकुलम का जरा रिव्यू करिए और उसमें इम्प्रूवमेंट बताइए। तो अब इस समिति का कार्यक्षेत्र क्या था? इस समिति का कार्यक्षेत्र था प्रथम 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण करना या पुनर्गठन करना या उसमें सुधार। ये बात सामने निकल करके आ रही है अब तक की चर्चा से। तो इसका जो की वर्किंग एरिया है वो हमें पता चल गया। अब इस समिति ने सुझाव क्या दिए, महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिए, तो हम इसके सुझावों पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था, महत्वपूर्ण सिफारिश, उस महत्वपूर्ण सिफारिश में जो हमने बात की थी कोठारी कमीशन में, SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये जो सुझाव दिया था कोठारी कमीशन ने, उस कॉन्सेप्ट को इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी यहां से प्रश्न शुरू होता है कि जो भारत में SUPW की अवधारणा है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई। तो ये जो संप्रत्यय है, इस संप्रत्यय का ओरिजिन कोठारी कमीशन में हुआ, लेकिन तब वो लागू नहीं हुआ। और वो जो कोठारी कमीशन ने वो सुझाव दिया था वो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में था। अब इसको उन्होंने माध्यमिक शिक्षा है, तो उन्होंने कहा, पहला सुझाव था कि SUPW की अवधारणा टेंथ तक लागू की जाए। बात समझ में आ रहे? यानी उन्होंने कहा कि SUPW, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षाओं में कम से कम 10 से 15 बार हमको परीक्षाओं में मिला है। तो ये ध्यान रखें कि SUPW का संप्रत्यय किसने दिया? संप्रत्यय कोठारी आयोग ने दिया, लेकिन ये लागू कब हुआ सर्वप्रथम भारत में? ये लागू हुआ 1977 में, जब ईश्वर भाई पटेल समिति ने इसको माध्यमिक स्तर तक जो है वो लागू करने की सिफारिश की। तो सर्वप्रथम लागू कब हुआ? 1977 में। या लागू किसकी सिफारिश पर हुआ? तो कॉन्सेप्ट दिया कोठारी कमीशन ने, लागू हुआ पटेल समिति की सिफारिश पर। और इसमें जो था वो एक पीरियड प्रतिदिन, उन्होंने कहा कि 1 पीरियड एवरी डे इन टाइम टेबल रखा जाए, अर्थात समय सारणी में कम से कम एक जो पीरियड है वो SUPW का रखा जाए। SUPW क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कोठारी कमीशन में की थी। SUPW यानी सोशली, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, अर्थात सहयोग के साथ कौशल विकास करना। इसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम रूरल एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हस्तकौशलों की बात करते हैं। तो गांधी यानी जो गांधी जी का मूल अवधारणा थी, जो कि बेसिक शिक्षा थी, बुनियादी तालीम, जो उन्होंने अपने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अपनी जो उन्होंने शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, तो वो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में उनकी बुनियादी तालीम का जो एक विचार था, उसी बुनियादी तालीम को यहाँ पर साकार किया गया SUPW के द्वारा, भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। तो SUPW आपको यहाँ पर समझ में आ रहा। बाकी इनके और भी जो है वो सुधार थे, चाहे वो नैतिक शिक्षा को पढ़ाने की बात हो, संस्कृत को पढ़ाने की बात हो,
लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ईश्वर भाई पटेल समिति के बारे में आपको कुछ ये ध्यान रखना है कि ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन किस लिए हुआ। ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन हुआ एनसीईआरटी के द्वारा भारत की प्रथम 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए, और इस समिति ने कोठारी कमीशन के द्वारा सुझाए गए SUPW को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की, और इसके लिए कम से कम प्रतिदिन एक जो पीरियड है उसको टाइम टेबल में रखने की वकालत की गई थी। चलिए, इसके बाद हम एक और समिति पर चर्चा करते हैं, और वो समिति है आदिशय्या समिति। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति और भी हम डिस्कस करते हैं, आदिशय्या समिति 1978। तो आदिशय्या समिति साउथ इंडियन है, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा अलग है। और हम इसको क्या कहते हैं, इस समिति को भी और क्या कहा जाता है, इस समिति को भी कहा जाता है रिव्यू कमेटी ऑफ 10+2 schooling curriculum in special reference to वोकेशनल एजुकेशन। मतलब अभी हम बात कर रहे थे तो 10+2+3 की बात थी, तो 10 तक की जो चर्चा थी वो ईश्वर भाई पटेल समिति ने की। इनका जो उत्तरदायित्व था वो अब 10+2 तक की शिक्षा के बारे में बात करना था, अर्थात जो वो 2 वर्षीय शिक्षा, 10+2 का मतलब था कि वो जो 10वीं से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा थी उसके बारे में सुझाव देना था। तो 10+2 एजुकेशन के बारे में यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव करना था, और गठन किसके द्वारा किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा इसका भी गठन किया गया था। तो 10 तक की शिक्षा के बारे में ईश्वर भाई पटेल समिति, और 11वीं 12वीं के लिए आदिशय्या समिति बनाई गई थी, क्योंकि जो 11वीं 12वीं की शिक्षा है वो उच्च शिक्षा और जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसके बीच ब्रिज का काम करती है। तो जो 10+2 एजुकेशन होती है वो 3, ये जो हमारी स्कूलिंग एजुकेशन का फर्स्ट पेज है और जो हायर एजुकेशन उसके बीच की कड़ी है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हमारी जो उच्च माध्यमिक शिक्षा वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एक सेतु का काम करे विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में, क्योंकि एक खाई थी, एक गैप होता था। हमारी जो उच्च माध्यमिक शिक्षा थी वो उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार ही नहीं कर पाती थी, मोटिवेट ही नहीं कर पाती थी, अभिप्रेरित नहीं कर पाती थी। इसलिए आदिशय्या समिति का गठन किया और कहा गया कि आप वो जो हमारी विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच का एक जो अंतराल है उस अंतराल को आप जरा भरिए और इसके संदर्भ में कुछ सुझाव आप दीजिए। अब इस समिति ने जो सिफारिश दी या जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का टाइटल सबसे पहले आपका दूसरा तो 10+2 एजुकेशन, इसको 2 संदर्भों में देखा जाता है, और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन, विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की वकालत किस समिति ने की थी। तो उन्होंने 10+2 या 10+2 एजुकेशन के करिकुलम रिव्यू
का तो काम किया ही था, लेकिन वो जो करिकुलम रिव्यू उनको करना था वो इस विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में या व्यवसायिक जो है वो माध्यमिक शिक्षा का, उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना था, उसका वोकेशनलाइजेशन करना था। तो यहाँ पर दो काम आते हैं कि जो आदि से सैया समिति का कार्य था वो कार्य था उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना एवं 10+2 एजुकेशन का व्यवसायीकरण करना या उसका वोकेशनलाइजेशन करना। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 10+2 स्कूलिंग करिकुलम और दूसरा उसका वोकेशनलाइजेशन या उसको व्यवसाय से या रोजगार से जोड़ने की बात की जाती है। अब इस समिति की जो रिपोर्ट्स थी, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो टाइटल था लर्निंग टू डू, अर्थात करके सीखना या करने के लिए सीखना। तो लर्निंग टू डू यानी करके, यानी लर्निंग बाय डू कह लीजिए, लर्निंग टू डू। तो चूंकि सीखना था और वोकेशनलाइजेशन का मतलब करने के लिए, व्यवसाय के लिए, तो यहाँ पर जब हम शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो व्यवसायीकरण की बात है, इसका मतलब कि वहाँ पर डूइंग की बात की जाती है। तो लर्निंग टू डू इनकी जो रिपोर्ट्स थी या जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका जो इन्होंने टाइटल दिया, शीर्षक दिया था, वो था लर्निंग टू डू, अर्थात करने के लिए सीखना या करके सीखना। दोनों बातें यहाँ पर कही जा सकती हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण सिफारिशें इनकी क्या है? महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं कि इन्होंने कहा कि जो हमारा SUPW है, सोशली यूजफुल, उसको कहां तक कर दिया जाए? 10+2 तक कर दिया जाए। भाई ईश्वर भाई पटेल समिति ने उसको 10 तक की बात की, उन्होंने कहा कि 10+2 में ना लाया जाए, बल्कि इन्होंने कहा कि उसको 10+2 में यानी 11वीं 12वीं तक जो है वो SUPW की अवधारणा को विस्तारित किया जाए। दूसरा, SUPW को टू मेक मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसको और ज्यादा विस्तार दिया जाए। और ज्यादा विस्तार देने से मतलब है यहाँ पर कि उसमें और तमाम चीजों को जो है वो कृषि शिक्षा को, गृह विज्ञान को, तमाम चीजों को इसमें कंसीडर किया जाए। तो SUPW को 10+2 तक विस्तार दिया जाए। SUPW को यहाँ पर M लिख गया, SUPW को और अधिक जो है वो विस्तार दिया जाए। दूसरा, जो IIT और पॉलिटेक्निक है उनमें प्रवेश जो है परीक्षा दी जाए और उनको जिला स्तर तक खोला जाए। ITI जो है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो आजादी के पहले से भारत में स्थापित थे और उनको इन्होंने और विस्तारित करने की बात की। तो तीसरी उन्होंने बात की कि ITI एंड पॉलिटेक्निक का विस्तार किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आदि से सैया समिति के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम लोग 1978 की ही एक और समिति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वार्नोक समिति, जो कि विकलांग विद्यार्थियों की या जो स्पेशल एजुकेशन है या विशिष्ट शिक्षा है विशिष्ट विद्यार्थियों की, विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थियों की, उसके संदर्भ में उसने सिफारिश की थी एकीकृत विकलांग शिक्षा के बारे में। लेकिन उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, आज इतना ही। तो आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में चर्चा की,
तत्पश्चात हम लोगों ने ईश्वर भाई पटेल समिति के बारे में चर्चा की। उसके पहले हम लोगों ने जी पार्थ सारथी समिति के बारे में चर्चा की। तो आज हम लोगों ने 4 समितियां पढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जी पार्थ सारथी समिति 1976, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 और आदि से सरिया समिति 1978। 1978 की ही एक समिति अगली क्लास में डिस्कस की जाएगी, वारनोक समिति। लेकिन आज इतना ही रखते हैं। और लास्ट में आपके लिए आज के जो 2 प्रश्न हैं, वो प्रश्न कुछ ये हैं कि आपको बताना है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का प्रथम नागरिक कौन होता है या प्रथम विद्यार्थी कौन होता है, ये आपको कहना है। फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता है या कौन होता है, आपको ये जवाब देना है। आज का पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए कि भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रथम विद्यार्थी किसे कहा जाता है। और आज का दूसरा प्रश्न है कि जो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के नियोजन की सबसे बड़ी संस्था है यूजीसी, तो यूजीसी के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो 2 प्रश्न हैं आज के। भारतीय विश्वविद्यालय का प्रथम विद्यार्थी किसे कहा जाता है, और दूसरा भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। कल के प्रश्न के जवाब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत प्रभावशाली ढंग से दिया है, तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई सही जवाब देने के लिए। और ये इस बात का सूचक है कि वो बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही परिश्रम के साथ अध्ययन कार्य में लगे हैं। ईश्वर आपकी इस मेहनत को बहुत जल्द सफलता के रूप में आपके सामने साकार करेगा। ये हमारा एक जो है ये एक हमारा आशीर्वाद है, ये हमारी एक शुभकामना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि जो वंचित समूह है जिनके पास गुणवत्तापूर्ण सूचनाएं पहुंचने के माध्यम उपलब्ध नहीं है, उन तक भी ये सूचना पहुंच सके और वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।